यानदाओ को फिर से टीचर से अपने बिहेवियर के लिए ठीक ठाक से पढ़ाई न करने के लिए डांट पड़ती है। उसने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया था, इसीलिए सर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उस पे। यानदाओ कहता है घर जाके वो आज जरूर अपना होमवर्क पूरा करेगा, पर सर को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो चाहते थे यानदाओ उनके ऑफिस में बैठ के ही अपना होमवर्क पूरा करे। पर यानदाओ को आज शेन के साथ सूर्य ग्रहण देखना था। वो कहता है, सर से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि वो घर जाके जरूर होमवर्क पूरा करेगा, पर सर उसकी एक भी नहीं सुनते। मतलबी दोस्त कभी भी जरूरत के वक्त साथ नहीं रहते। मोशिरन के दोस्त भी वैसे ही थे। मोशिरन के ये दोनों दोस्त तो अपने अपने लिए चश्मा लेके आए थे सूर्य ग्रहण देखने के लिए, पर मोशिरन का चश्मा टूट गया था। ये दो दोस्त उसके लिए नहीं रुकते। वो कहते हैं अगर वो चश्मा जुगाड़ कर पाई तो वो जल्दी से छत पे चली आए, वो दोनों उसके लिए इंतजार करेंगे। फिर हमारी जू थी ना काइंडनेस दिखाने के लिए, वो मोशिरन को अपना चश्मा दे देती है सूर्य ग्रहण देखने के लिए। मोशिरन जू से कहती है उसने उस पे ये छोटा सा फेवर किया है तो वो ये ना सोचे कि वो उसे थैंक यू कहने वाली है। जू कहती है वो ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं करती। फिर मोशिरन उस चश्मे को फेंक देना चाहती है तो जू कहती है उसकी बात है, वो जो चाहे वो कर सकती है। तब जू वहां से चली जाती है और मोशिरन के चेहरे पे हंसी खिल उठती है। सभी सूर्य ग्रहण देखने के लिए छत पे चले आए थे। सभी बहुत एक्साइटेड भी थे। सबकी नजर आसमान की तरफ थी। ये तीनों भी दोनों चीज के लिए इंतजार कर रहे थे, एक तो सूर्य ग्रहण के लिए और दूसरी यानदाओ के लिए। शेन यानदाओ के बारे में पूछती है तो शोया बताता है उसे सर ने बुलाया था ऑफिस में। तब शेन जल्दी से यानदाओ के पास जाने लगती है। शेन धीरे धीरे चुपके चुपके खिड़की के पास आके यानदाओ से कांटेक्ट करती है। वो उसे बार बार इशारा करती है बाहर आने के लिए, पर यानदाओ कहता है आज उसके पास कोई उपाय नहीं है बाहर जाने का। सर ने उसे वहाँ पे बैठ के ही होमवर्क करने के लिए कहा है। शेन भी लाचार होके वहाँ से जाने लगती है, पर पता नहीं क्या सोच के वो वापस रिटर्न करती है। अंदर आके वो सर से कहती है उसके क्लास टीचर ने उसे पनिश किया था तो उन्होंने कहा था ऑफिस में आके खड़े रहने के लिए, तो सर भी कहते हैं उसे अलग से वहाँ खड़े रहने के लिए। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है सिर्फ यानदाओ को ही शेन के लिए नहीं, बल्कि शेन को भी यानदाओ के लिए, मतलब उसके दिल में धीरे धीरे यानदाओ के लिए फीलिंग्स ग्रो कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं सूर्य ग्रहण होने पे चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, पर चारों तरफ देख के ये समझना मुश्किल था कि ये सूर्य ग्रहण था या फिर कोई रोमांटिक सा वेदर चल रही थी। मतलब जिसे देखो वही अपने पार्टनर के साथ किसी दूसरी ही दुनिया में विराज कर रहे थे। यानदाओ को लेके स्कूल के सभी टीचर्स बहुत परेशान थे। वो लोग उसके पीछे कितना भी क्यों ना एफर्ट्स डाल लेते, पर सभी पानी में जा रहे थे। उनका पेशेंस अब टूट चुका था। प्रिंसिपल सर उसे सबके सामने अपने बिहेवियर को लेके वार्न करते हैं और एंड में उसे कुछ बोलने के लिए कहते हैं। यानदाओ कहता है बचपन से उसके मॉम डैड बहुत बिजी रहा करते थे, उनके पास उसके लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं रहता था, इसलिए उसने किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए ये सब नहीं सीखा। यानदाओ अपनी हरकत के लिए, सबको परेशान करने के लिए, सर मैडम को उसकी वजह से परेशानी झेलने के लिए सबसे माफी मांगता है। यानदाओ जब ये सब बोल रहा था तब शेन को बहुत बुरा लग रहा था उसके लिए, पर बाद में यानदाओ तो शेन को भी फंसा देता है उसके गेम खेलने के बारे में सबको बता के। मतलब अकेले क्यों डूबना भाई, अपने पार्टनर को साथ में लेके डूबेंगे। इसके बाद शेन को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है। इस तरफ इनका तो रात में भी क्लास चल रहा होता है। थोड़ी देर बाद जू को शेन के पास से मैसेज आती है तो जू उससे मिलने जाती है। शेन को बहुत बुरा लग रहा था, मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी। ये यानदाओ के लिए वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी। जो उसे समझाती है वो यानदाओ के बारे में चाहे कुछ भी सोचे, कोई भी फैसला ले, पर सबसे पहले उसके लिए पढ़ाई पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सामने ही यूनिवर्सिटी जाने का एग्ज़ाम था तो शोया यानदाओ को समझाता है कि उसे अब थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपने पढ़ाई में। पर यानदाओ के लिए ऐसा था कि स्कूल के एग्जामिनेशन तो आते जाते रहते हैं, पर शेन तो एक ही है ना।
इन दोनों को भी अपने से ज्यादा यानदाओ और शेन के लिए परेशानी हो रही थी। शोया जू को बताता है यानदाओ ने उसे कहा है कि जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाते वो शेन के साथ तो बिल्कुल भी बात नहीं करेगा, उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखेगा। बातों ही बातों में जू शोया से पूछती है वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। शोया जिस यूनिवर्सिटी का नाम लेता है वो बहुत ही हाई फाई लेवल का यूनिवर्सिटी था, तो जू तो सपने में भी उसके बारे में सोच नहीं सकती थी, क्योंकि उसका जो मार्क्स है, उसका जो ग्रेड है वो बहुत ही लो लेवल का है। बस पास करना ठीक है, पर हाई लेवल का मार्क्स लाना उसके उसके बस की नहीं थी। फिर भी उसकी अंतरात्मा उसे गिव अप करने से मना करती है। जू कहती है अगर वो उसके यूनिवर्सिटी में एडमिट ना भी हो पाए तो भी वो उसके यूनिवर्सिटी के आसपास किसी यूनिवर्सिटी में एडमिट हो जाएगी। वह जू की मॉम उसे घर आने में देर होते देख बहुत परेशान होने लगती है। वो खिड़की के पास जब जाती है तब जू को शोया के साथ बात करते हुए देखती है। वो इस बात को ज़्यादा पसंद नहीं करती। जू की मॉम भी ना दूसरे मॉम की तरह टिपिकल थी, उन्हें भी हर बात से बच्चे कुछ भी करे तो उन्हें हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है। वो चाहती थी उनकी बेटी बस उनकी बात सुने और हर वक्त पढ़ाई में लगी रहे। शिन यानदाओ शोया का उनकी बेटी की जिंदगी में होना वो पसंद नहीं कर रही थी। उन्हें लग रहा था इस वजह से उनकी बेटी की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। वह शोया घर आके अपने पापा को देखता है। उसके पापा कहते हैं उसका दादाजी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो जल्दी से अपने दादाजी से मिलने जाता है। उसके दादाजी की तबीयत सच में बहुत खराब थी। शोया तो उन्हें छोड़ के जाना ही नहीं चाहता था, पर उसका दादाजी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से शोया की एग्जामिनेशन में कोई रुकावट आए, तो वो उसे जल्दी से पढ़ाई में ध्यान देने के लिए जाने को कहते हैं। वो उसे घर जाने के लिए कहते हैं और जाके मन लगा के पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। शिन और यानदाओ के बीच बात तो नहीं होती थी, पर बात ना करके भी दोनों ने ही एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। शायद इसे ही दिल का रिश्ता कहते हैं। बात ना करके भी दोनों का दिल एक ही जैसे धड़कता था। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचे थे, तो सर सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, उन्हें पढ़ाई में हेल्प करने की बात करते हैं और मेन एग्ज़ाम की डेट आने तक हर हफ्ते प्रैक्टिस एग्ज़ाम लेने की बात करते हैं। इसी तरह से एक एक करके दिन घटता जाता है और ये स्टूडेंट सच में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं अपनी पढ़ाई में। पढ़ाई के बीच बीच में यानदाओ और शेन का शरारत करना लगा रहता था। दोनों एक दूसरे से बात तो नहीं करते थे, पर आंखों आंखों में इशारा करके बहुत सारी शरारत हो जाती थी दोनों के बीच। शिन को यानदाओ को अगर कुछ देना होता था तो वो शोया के हाथों भेजती थी। अगर यानदाओ को कुछ बोलना होता था तो वो शोया को बताता था बोल देने के लिए। फिर जू शिन की तरफ से बोलती थी, शोया यानदाओ की तरफ से बोलता था, तो ऐसा ही चल रहा था इन चारों के बीच। अगले सीन में हम देखते हैं सर शोया को क्लास के बाहर बुला के बात कर रहे होते हैं। वो बहुत सीरियस होकर शोया से कहते हैं उसके दादाजी की तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, तो उसे उसका शायद ये आखिरी मौका है उनसे मिलने का, तो वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल जाने के लिए कहते हैं। सर की बात सुन के शोया अंदर से आधा टूट चुका था। वो क्लास आके अपना बैग लेके जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। ऐसे बिना बताए जाने के लिए यानदाओ और जू बहुत परेशान होने लगते हैं उसके लिए। एक तरफ जू शोया को फ़ोन पे ट्राई किए जा रही थी, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, और दूसरी तरफ शोया आने में बहुत ज़्यादा देर कर देता है। वो आके देखता है उसके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसकी दादी माँ उसके जन्म होने से पहले ही गुजर गई थी। फिर उसके मॉम डैड के डिवोर्स होने के बाद वो अपने दादाजी के पास ही रहता था, इसीलिए वो और उसके दादाजी दोनों एक दूसरे के सहारे थे। उसके मॉम के बाद उसका दादाजी ही उसके लिए सब कुछ था, तो वो अगर चले जाते हैं तो सोचो शोया के दिल पे क्या गुजर रही होगी। वहाँ जो शोया के लिए इतनी ज़्यादा परेशान थी कि वो शोया के अपार्टमेंट के सामने ऐसे बारिश में बैठी हुई थी, उसके लिए इंतज़ार कर रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद शियाज़े उसे लेने आता है। गाड़ी में जाते जाते शियाज़े जू को जो समझा रहा था वो बात जू को भी पता थी, पर फिर भी वो अपने आप को रोने से नहीं रोक पाती और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तब शियाज़े उसे अपना कंधा देता है रोने के लिए।
घर आके शोया को इस आंटी से जू के बारे में पता चलता है और वो जब घर के अंदर जाने लगता है तब नीचे वो जू का नोट देखता है जहाँ पे जू उससे उसके साथ कांटेक्ट करने के लिए कहा था। उसके बाद दोनों यहाँ पे मिलते हैं। शोया की बातें सुन के जू को रोना आ जाता है। उसे रोते हुए देख शोया को थोड़ा हंसी आती है, मतलब मुस्कुराता है वो। उसी रास्ते से जू की मॉम आ रही थी। जू को शोया के साथ देख के वो जिस रास्ते से आ रही थी वापस से उसी रास्ते जाने लगती है। रात में वो जू के कमरे में चुपके से आती है और फिर चुपके चुपके जू के फ़ोन में से शोया का नंबर ले लेती है। अगले दिन वो शोया को एक कैफे में बुलाई होती है। वो नहीं चाहती थी कि शोया की वजह से उनकी बेटी की पढ़ाई में कोई इफेक्ट पड़े। वो शोया के साथ बहुत कोल्ड होके बात करती है। वो शोया को जू से मिलने से या फिर उसके साथ बात करने से मना करती है। शोया उन्हें समझाता है कि इससे उनके पढ़ाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पर फिर भी जू के मॉम को कौन समझाए। उन्हें लग रहा था दोनों के साथ मतलब दोनों एक दूसरे से अगर मिलेंगे तो बात ही करेंगे दोनों, पढ़ाई तो मतलब बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसी वजह से वो दोनों को अलग रखना चाहती थी। अब वो इतने अच्छे से समझाती है तो शोया को तो समझना ही था उनकी बात। जू की मॉम शोया से कितनी ज़्यादा इरिटेट थी वो उनके चाय देने के तरीके से ही समझ में आता है।